नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी का यूनिट 30 यूनिट क्या है, क्रेडिट डिलीवरी कवर कर रहे हैं। क्रेडिट डिलीवरी में क्या क्या कवर करेंगे ये भी देख लेते हैं। क्रेडिट डिलीवरी में सबसे पहले कवर करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन कि डॉक्यूमेंटेशन की क्यों ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। इसके बाद हम कवर करेंगे थर्ड पार्टी गारंटी कहाँ किस केस में लेनी है। फिर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी की, ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी चार्जेज कौन कौन से चार्ज क्रिएट करने हैं। फिर हम बात करेंगे डिसबर्समेंट ऑफ लोन की और लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के टर्म लोन की, जैसे कंसोर्शियम, मल्टीपल लैंडिंग और सिंडिकेशन ऑफ लोन में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जब भी हमको सेफ्टी ऑफ एडवांस देखना है, किसी भी लोन की सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या ध्यान रखना है, द क्रेडिट अप्रेजल इज क्रिटिकल फॉर सेलेक्टिंग द राइट बोरोवर। सबसे पहला काम क्या है, हमको सही बोरोवर सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्रिटिकल अप्रेजल करना होता है। ठीक है, जब भी हम किसी को लोन देंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो बोरोवर है वो सही हो, जिसको हम फाइनेंस कर रहे हैं वो राइट बोरोवर को फाइनेंस जाए। दूसरा क्या देखेंगे हम, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट नीड, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी क्रेडिट नीड्स के हिसाब से हम पैसा देंगे। तीसरी बात हम देखेंगे वायबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस एप्रोप्रिएटली एंड प्रेस्क्राइबिंग सूटेबल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द क्रेडिट। तीसरी बात देखेंगे हम जो ऑपरेशनल एप्रोप्रिएटली द वायबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि जो काम वो कर रहा है, जो यूनिट वो एस्टेब्लिश कर रहा है, उसकी वायबिलिटी क्या है ऑपरेशंस की। और लास्ट में हम देखेंगे प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन हमने डाली है या नहीं। जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें हमने प्रॉपर टर्म्स कंडीशन उसकी डाली है ना। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू बी एड्रेस बिफोर द बैंक पार्ट विद इट्स मनी। दीज क्वेश्चंस आर, देखिए, बैंक अपना पैसा देने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं कि इसको पैसे को देने से पहले हमको क्या क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको सबसे पहला काम क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। हर लोन में ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस को यहाँ ध्यान रखना होगा। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, what document should be obtained from the borrower and guarantor so that in event of default the bank has the legal recourse to recovery of the money। क्या डॉक्यूमेंट बैंक को लेने हैं सो दैट अगर बोरोवर ने या गारंटर ने डिफ़ॉल्ट किया तो जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल होना चाहिए। तो बैंक को सबसे पहला काम क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन लेना है और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन लेना है। दूसरा काम क्या करना है, वेदर एनी चार्ज टू बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, इफ़ यस हाउ इट शुड बी डन। देखिए, पहले तो आप समझिए प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। आपने 5 लाख का लोन दिया कार खरीदने के लिए और उससे उन्होंने कार खरीद ली, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है। द एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस, ये प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, बैंक फाइनेंस के अलावा उसने कोई सिक्योरिटी दी है, बैंक फाइनेंस से जो एसेट खरीदी है वो नहीं, उसके अलावा, माना इसी कार लोन में आपने उसका घर है उसको मॉर्टगेज कर लिया, तो ये घर जो है उसका कोलेटरल सिक्योरिटी होगा। अब देखिए, प्राइमरी पे अलग चार्ज क्रिएट होगा, कोलेटरल पे अलग चार्ज क्रिएट। आगे मैं चार्ज क्रिएशन की जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि किस सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। तो इस पर हमको चार्ज क्रिएट करना है अगर हमने सिक्योरिटी ली है। जैसे आगे देखेंगे, वेदर द चार्ज ऑफ द बैंक ऑन द सिक्योरिटीज इज टू बी रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। जैसे जब आप कंपनी को फाइनेंस करेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आपको 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट करना होता है, चार्ज रजिस्टर करना होता है अपना, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट चलेंगे हम 4 नंबर पॉइंट, देखिए क्या कहता है, वेदर द सिक्योरिटीज शुड बी इन पोजीशन ऑफ द बोरोवर और द बैंक। अब देखिए, जिस तरह का आपने चार्ज क्रिएट किया है वो डिसाइड करेगा कि वो सिक्योरिटी बोरोवर के पास में रहेगी या बैंक के पास में। जैसे आपने एक कार लोन किया, तो कार लोन पे आप कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन में सिक्योरिटी हमेशा बोरोवर के पास में रहती है। वेयर एज अगर आपने गोल्ड लोन दिया
तो यहाँ चार्ज क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ चार्ज क्रिएट करेंगे आप प्लेज, और प्लेज में जो है सिक्योरिटी हमेशा बैंक के पास में रहती है। तो वेदर द सिक्योरिटी शुड बी इन पोजीशन ऑफ द बोरोअर और द बैंक, ये लोन के हिसाब से डिसाइड होगा कि सिक्योरिटी किसके पोजीशन में रहना है। नंबर 5 पे देखिए, हाउ द लोन शुड बी डिसबर्स। अब इसका मोड क्या होगा डिसबर्समेंट का, आप वर्किंग कैपिटल देंगे उसको या टर्म लोन देंगे। वेदर वी इशू ए चेकबुक फॉर द लोन अमाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर और इट शुड बी और should his account with the bank to be created or should some other method to be adopted। अगर वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं तो आप उसको चेकबुक की फैसिलिटी देंगे, अगर टर्म लोन दे रहे हैं तो जो सप्लायर ऑफ मशीनरी है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके फेवर में पैसा जाएगा। तो ये बैंक को डिसाइड करना होता है। इसके बाद है व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस इन दिस रेस्पेक्ट। आरबीआई की गाइडलाइन इस संबंध में क्या कहती है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्रेडिट डिलीवरी के टाइम में। तो सबसे पहले बात की थी हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो हम पहले डॉक्यूमेंटेशन को समझेंगे कि जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय द बोरोअर एंड गारंटर सो दैट द बैंक कैन एस्टैब्लिश देयर लायबिलिटी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। गारंटर का और बोरोअर का साइन होना है डॉक्यूमेंट पे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ताकि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे डिफॉल्ट के केस में तो उनकी लायबिलिटी आप तय कर सकें कि हाँ इन्होंने ही साइन किया, इन्होंने ही बैंक से लोन लिया है। ओके, 2 नंबर पॉइंट देखिए, इन एडिशन द बोरोअर हैज टू साइन द डॉक्यूमेंट विच क्रिएट चार्ज ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी दैट इज द सिक्योरिटी क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। कौन सी सिक्योरिटी उसने खरीदी है, प्राइमरी सिक्योरिटी, उस पर चार्ज क्रिएट करना है तो उस पर भी बोरोअर का साइन होना है। फॉर चार्ज ओवर कोलेटरल सिक्योरिटी द ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी शुड साइन द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। माना आपने एक हाउस प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज किया कोलेटरल की फॉर्म में, तो हाउस हो सकता है कि बोरोअर के नाम पे नहीं हो, किसी थर्ड पार्टी के नाम पे हो, बोरोअर की वाइफ के नाम पे हो, तो इनका साइन होना है उस सिक्योरिटी पे। जैसे यहाँ आप मेमोरेंडम जनरेट करेंगे, इसके लिए आप मेमोरेंडम बनाएंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। मेमोरेंडम जो आप इमूवेबल सिक्योरिटी ले रहे हैं उसके लिए मेमोरेंडम बनाएंगे, तो मेमोरेंडम पे बोरोअर का साइन नहीं होगा, मेमोरेंडम पे साइन किसका होगा, जिसके नाम से वो सिक्योरिटी है, यानी ओनर ऑफ द सिक्योरिटी का साइन होगा इस पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। प्राइमरी सिक्योरिटी पे बोरोअर का साइन होगा और कोलेटरल सिक्योरिटी पे वो सिक्योरिटी जिसके नाम से है उसका साइन होगा। आगे देखेंगे, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट इफ द ओनर ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी इज समवन अदर देन द बोरोअर ही शुड फर्स्ट बिकम द गारंटर ऑफ द लोन। अब आप देखिए, आपने मिस्टर राकेश को लोन दिया, ठीक है, अब इन्होंने इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर दी और ये प्रॉपर्टी है मिसेज राकेश के नाम से, इनकी वाइफ के नाम से ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने लोन दिया राकेश को, प्रॉपर्टी है इनकी वाइफ के नाम से। ठीक है, तो ही शुड फर्स्ट बिकम द गारंटर। तो अब आपको इनकी वाइफ को पहले गारंटर बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, उनको गारंटर बनाना पड़ेगा, तब उनके साइन एज ए गारंटर भी साइन लेने हैं और एज ए प्रॉपर्टी ओनर भी साइन लेने हैं। तो ये एक जरूरी कंडीशन है बैंक के लिए कि अगर अदर देन बोरोअर किसी की सिक्योरिटी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो उसको गारंटर जरूर बनाएं। ठीक है, ईच बैंक लीगल डिपार्टमेंट, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। Each bank legal department prescribes the standard document to be taken depending on the type of the loan। देखिए, अगर आपने टर्म लोन दिया है, माना सिक्योर्ड लोन दिया है तो एसएल का अलग होगा, अनसिक्योर्ड लोन दिया है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होंगे, वर्किंग कैपिटल दिया है तो उसके अलग लोन होंगे, कंसोर्शियम लोन दिया है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होंगे। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बैंक के रहते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट प्रेस्क्राइब करता है, जिसको कई बैंकों में एलडीओसी बोलते हैं, कई जगह डीओसी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म में लोन डॉक्यूमेंट को एलडीओसी बोलते हैं। तो ये डिसाइड करना है कि लीगल डिपार्टमेंट ने जो प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट किए हैं स्टैंडर्ड, वो हमको लेना है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर्ड लोन है, स्ट्रक्चर्ड लोन का मतलब क्या हो गया, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हमने उसको स्ट्रक्चर किया है, तो लीगल डिपार्टमेंट को सेपरेट ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होगा। हाउएवर ए फ्यू पॉइंट विच मस्ट बी एंश्योर्ड बाय द क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है, तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कंसोर्शियम के केस में, माना समझिए आपकी बैंक कंसोर्शियम लीडर है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेट अलग से बनेगा, चाहे वो लॉ ऑफिसर बनाए या किसी लॉ फर्म को आप अपॉइंट करेंगे, तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड लोन में अलग से डॉक्यूमेंट बनेंगे। कुछ और पॉइंट हैं जो क्रेडिट ऑफिसर को ध्यान रखने हैं, जैसे इन कनेक्शन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट
आर एज अंडर। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन जब करेंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसको भी आप देख लीजिए। ये हम बात कर रहे थे पहले डॉक्यूमेंटेशन की। अब डॉक्यूमेंटेशन में और क्या ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली स्टैम्प करना है। स्टेट स्टैम्प एक्ट जो कहता है उसके हिसाब से स्टैंपिंग करनी है। कहीं कहीं रेवेन्यू स्टैंप लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं स्पेशल एडेसिव लगेगा जो आपका स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसकी स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट की प्रॉपर होना है। द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नेवर बी अर्लियर देन द डेट ऑफ स्टैंपिंग। देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसी दिन की डेट हो उस पर और उसी दिन का उस पर स्टैंपिंग हो। स्टैंपिंग पहले हो सकती है, ठीक है, परंतु डेट पहले नहीं हो सकती कि डेट पहले हो जाए और स्टैंपिंग आपने बाद में कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी दिन का डेट डाला जाए उस पर और उसी दिन उसकी स्टैंपिंग हो, चाहे आप फ्रैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, चाहे स्टैंप पेपर ले रहे हैं, चाहे स्पेशल एडेसिव स्टैंप ले रहे हैं, ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी प्रॉपरली मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट आप फिल करेंगे तो उसमें एक तो डेट डालना है और एक प्लेस डालना है कि कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट हैव द नेसेसरी अथॉरिटी। कई बार कंपनीज के केस में उनको अथॉरिटी है या नहीं, एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने माना माइनर का साइन ले लिया तो माइनर की तो कैपेसिटी है ही नहीं साइन करने की, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट इन दैट कैपेसिटी, उसने उस कैपेसिटी में साइन किए ये इंश्योर करना है। जैसे ए पार्टनर शुड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे साइन करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन नहीं करना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन करना है तो ही साइन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये आपको लीगल फॉर्मेलिटीज ध्यान रखनी होंगी जब डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, ठीक है। जॉइंटली एंड सेवरली कर रहे हैं तब तो पार्टनरशिप फर्म के बेस पे भी करेंगे और इंडिविजुअल बेस पे भी करेंगे, परंतु जब सिर्फ जॉइंटली कर रहे हैं तो वो सिर्फ फर्म के बिहाफ पे साइन करेंगे, इंडिविजुअल बिहाफ पे साइन नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या ध्यान रखना है, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग सो विद हिज फ्री विल। ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती साइन करा रहे हैं। जनरली गारंटर्स के केस में ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं कि साइन कहाँ कराया जा रहा है, उनसे झूठ बोल के भी साइन करा लिया जाता है। तो गारंटी के केस में खास ध्यान रखें, और गारंटी में भी थर्ड पार्टी जहाँ गारंटी है वहाँ पे, ठीक है। द डॉक्यूमेंट शुड बी फिल्ड इन बिफोर दीज आर साइंड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कराना है, हमेशा डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली फिल करने के बाद ही उस पर साइन कराएं। इन केस ऑफ कंपनी द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी, और ये 30 दिन का टाइम है जिसमें चार्ज रजिस्टर कराना है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जहाँ पे सब रजिस्ट्रार के साथ में इनको द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कुछ स्टेट में सब रजिस्ट्रार के साथ में मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे ये भी कराना है। इफ़ रिक्वायर्ड चार्ज हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद सरसाई। इफ़ रिक्वायर्ड नहीं, सरसाई के साथ में तो चार्ज रजिस्टर होना ही है। पहले इसका 30 दिन का समय था, अभी इसको ख़त्म कर दिया। अभी इमीडिएट जैसे ही आप चार्ज क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी पे, उसके साथ साथ ही आपको सरसाई में एंट्री करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसी प्रॉपर्टी पे या उसी सिक्योरिटी पे अगर दूसरा बैंक फाइनेंस कर देता है तो जिसका चार्ज सरसाई में पहले क्रिएट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी हमेशा जब भी इसका निपटारा होगा केस का, क्योंकि ये फ्रॉड केस है। ऐसे ही अगर एक सिक्योरिटी पे 2 लोगों ने फाइनेंस कर दिया तो फ्रॉड है क्लियर कट। तो ऐसे केस में जिस बैंक ने सरसाई में पहले चार्ज रजिस्टर किया है उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी गारंटी। थर्ड पार्टी गारंटी की कहाँ जरूरत है? गारंटी कैन बी इंडिविजुअल और अदर लीगल पर्सनस। गारंटी कैन बी इंडिविजुअल की गारंटी भी हो सकती है या किसी लीगल पर्सन की भी हो सकती है। अब देखिए, पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स मे बी हेल्पफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज। कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी काफ़ी हेल्पफुल होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड हो, वेयर शेयर्स आर हेल्ड क्लोजली बाई ए पर्सन और कनेक्टेड पर्सन और एक ग्रुप। देखिए, जहाँ कंपनीज को हम फाइनेंस करते हैं वहाँ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डायरेक्टर्स अपनी पर्सनल गारंटी भी दें। Even if the company is not closely held, there may be a justification for personal guarantee of director to ensure continuity of the management. मैनेजमेंट की कंटिन्यू करने के लिए भी हम पर्सनल गारंटी उनकी मांग सकते हैं। पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स में बी हेल्पफुल विद रिगार्ड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अदर देन दोज विच मे बी रेटेड एज फर्स्ट क्लास वेयर द एडवांस इज ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस। जहाँ अनसिक्योर्ड बेसिस का एडवांस है वहाँ भी देखिए, जब हम फाइनेंस करते हैं तो हमारा प्राइमरी मोटो क्या है? बैंक के फंड्स की सेफ्टी। बैंक का फंड्स क्या है? पब्लिक का फंड है, ये डिपॉजिटर्स का पैसा है जो हम बोरोवर्स को दे रहे हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए जितने भी मेजर्स हम अपना सकते हैं वो हमको करना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे,
देयर मे बी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हुज फाइनेंशियल पोजीशन और कैपेसिटी ऑफ कैश जनरेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ऐसे केस में भी गारंटी काम आएगी। इवन दो द रिलीवेंस एडवांस आर सिक्योर्ड इन सच केसेस पर्सनल गारंटी आर यूजफुल। देखिए, जब डायरेक्टर्स की आप पर्सनल गारंटी ले लेंगे तो डायरेक्टर्स की खुद की जिम्मेदारी बनेगी। अगर कंपनी से पैसा बैंक रिकवर नहीं कर पाई तो डायरेक्टर से रिकवर करेंगे, तो डायरेक्टर्स ये इंश्योर करेंगे कि बैंक का पैसा डूबे नहीं या उनकी पर्सनल लाइबिलिटी उस पर नहीं आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केसेस वेयर देयर इज लाइकली टू बी कंसीडरेबल डिले इन द क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आरओसी में जो चार्ज क्रिएट करना है उसमें डिले हो रहा है। ऐसे केस में भी आप वो जो इंटरिम पीरियड होता है, माना ये डिले हो गया, तो इस इंटरिम पीरियड में आप डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी ले लीजिए। तो डायरेक्टर्स ये इंश्योर करेंगे कि आरओसी के साथ उसका चार्ज जो है, कंपनी पे जो चार्ज क्रिएट होना है बैंक का, वो टाइम से क्रिएट हो जाए। If the guarantee of parent company may be obtained in the case of subsidiaries whose own financial condition is not considered satisfactory। देखिए, जहाँ पे सब्सिडरी को आप लोन दे रहे हैं वहाँ पे पेरेंट कंपनी की गारंटी। देखिए, हम स्पेशल पर्पज व्हीकल में भी क्या करते हैं, एसपीवी में फाइनेंस करना रिस्की होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो पेरेंट कंपनी है उसके डायरेक्टर्स की गारंटी मांग लेते हैं। ऐसा ही यहाँ दिया है, ये भी वही कंडीशन है। पर्सनल गारंटी आर रिलीवेंट वेयर द बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी डिस्क्लोज इंटरलॉकिंग ऑफ फंड्स। जब फंड्स का एक दूसरे में इंटरलॉकिंग है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा जा रहा है, वहाँ भी आपको पर्सनल गारंटी लेनी है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि बैंक का पैसा, इन सारे केसेस में डायरेक्टर्स की गारंटी हमको ले लेनी चाहिए बैंक का पैसा सेव करने के लिए। बैंक का मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा सेव करने के लिए। इसके अलावा आरबीआई ने एक गाइडलाइन और दी है, जहां डायरेक्टर्स की गारंटी लेते हैं वहाँ किसी तरह का कमीशन पे नहीं करना है, ये अंडरटेकिंग भी लेना है उनसे और इसको टर्म्स कंडीशन का भी पार्ट बनाना है। RBI has also advised the bank to obtain an undertaking from the borrowing company as well as the guarantors that no consideration whether by way of commission, brokerage, fees or any other form would be paid by the former, यानी कंपनी द्वारा पे नहीं किया गया है, और received by the later, डायरेक्टर्स द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the requirement should be incorporated in the bank's terms condition for sanction of credit facility। ये हमको इंश्योर करना होता है कंपनीज के केस में कि कंपनी द्वारा डायरेक्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह का कोई रेमुनरेशन, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कोई फीस तो पे नहीं की गई है, इस एवज में कि उन्होंने गारंटी दी है कंपनी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसको टर्म्स कंडीशन का हिस्सा बनाना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी डॉक्यूमेंटेशन की और थर्ड पार्टी गारंटी की। अब हम बात करते हैं चार्ज क्रिएशन की। देखिए, चार्ज क्रिएशन 5 तरह से होता है, मॉर्टगेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज, लीन और 5वां है असाइनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्टगेज की। देखिए, मॉर्टगेज का चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल सिक्योरिटी है, वहां पे आपका चार्ज क्रिएट होगा मॉर्गेज का। हाइपोथेकेशन का चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, जहां पे आपकी सिक्योरिटी मूवेबल है और मूवेबल के साथ में जिसका पोजीशन जो है बोरोवर के पास है। जैसे आपने कार फाइनेंस की तो कार किसके पास रहेगी, बोरोवर के पास रहेगी, और चार्ज इस पर क्रिएट है किसका, बैंक का। आपने स्टॉक के लिए फाइनेंस किया, इन्वेंट्री के लिए फाइनेंस किया, तो स्टॉक किसके पास रहेगा, बोरोवर के पास में। माना आपने मशीन के लिए एक फाइनेंस किया तो मशीन किसके पास रहेगी, फैक्ट्री में रहेगी, तो बोरोवर के पास रहेगी। तो ऐसे केस में जो चार्ज क्रिएट होगा वो हाइपोथेकेशन होगा। देखिए, हाइपोथेकेशन और प्लेज दोनों मूवेबल्स पे लगता है, परंतु इसमें फ़र्क यही है, हाइपोथेकेशन में जो पोजीशन है वो बोरोवर के पास रहता है, परंतु प्लेज में जो पोजीशन है वो रहेगा बैंक के पास में। तो प्लेज कहाँ लगेगा, जैसे आपने गोल्ड लोन दिया, समझिए आपने गोल्ड लोन दिया, या IBP, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इन पे कोई लोन दिया, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई लोन दिया। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड किसके पास रहेगा, बैंक के पोजीशन में रहेगा। IBP, KBP, NSC पे चार्ज भी बैंक का रहेगा और पोजीशन भी बैंक का रहेगा। तो ऐसे केस में ये चार्ज कहलाएगा आपका प्लेज। तो आपको हाइपोथेकेशन और प्लेज में कंफ्यूजन नहीं रखना है। हाइपोथेकेशन में जो पोजीशन है वो बोरोवर के पास रहता है और प्लेज में पोजीशन बैंक के पास में रहता है। अब बात करते हैं लीन की। लीन कहाँ लगेगा, लीन लगेगा मूवेबल सिक्योरिटी पे भी ही लगेगा। जैसे शेयर्स के अगेंस्ट में आपने लोन दिया तो शेयर्स को आप बैंक के फेवर में लीन कर लेते हैं। ऐसे ही असाइनमेंट का है। असाइनमेंट कहाँ लगता है, असाइनमेंट लगता है एक्शनेबल क्लेम जहाँ होता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी।
लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, LIC की कोई पॉलिसी है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा, चूंकि ये एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा असाइनमेंट। इसके अलावा जहाँ फ्यूचर इनकम है, फ्यूचर इनकम जैसे कहाँ होती है, आप एजुकेशन लोन देते हैं, एजुकेशन लोन के केस में फ्यूचर इनकम आती है, तो फ्यूचर इनकम को हम असाइन कर लेते हैं कि जब बच्चे को जॉब लग जाएगा तो वो फ्यूचर इनकम जो उसको इनकम आएगी उससे बैंक का रीपेमेंट करता रहेगा। तो ऐसे केस में भी हम चार्ज जो क्रिएट करते हैं वो चार्ज होता है हमारा असाइनमेंट का। तो ये 5 तरह के चार्जेज हैं, मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज, लीन और असाइनमेंट। ओके, इसके बाद देखेंगे हम डिसबर्समेंट ऑफ लोन देखेंगे। देखिए, जब भी कोई लोन देते हैं तो उसका डिलीवरी के 2 ही तरीके हैं, या तो हम कस्टमर को वर्किंग कैपिटल देंगे और या देंगे हम टर्म लोन। अब वर्किंग कैपिटल में देखिए क्या याद रखना है हमको। वर्किंग कैपिटल लोन की पहले बात कर लेता हूं मैं। वर्किंग कैपिटल में हमको क्या ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल आर डिस्बर्सेस CCOD लिमिट और बिल परचेज डिस्काउंटिंग और प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट इस फॉर्म में जाती है। वर्किंग कैपिटल में हमेशा ड्रॉइंग पावर फिक्स की जाती है। ड्रॉइंग पावर का पर्पज क्या है कि इससे ज़्यादा बोरोअर विड्रॉ नहीं कर सकता। देयरफॉर बैंक ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक। अब DP किसके बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे, बुक डेट के बेसिस पे या रिसीबल्स के बेसिस पे और सन्ड्री क्रेडिटर्स के बेसिस पे फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है आगे हम एक केस स्टडी करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि सन्ड्री क्रेडिटर जहाँ दिए हुए हैं, बुक डेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, लिमिट फिक्स की हुई है। अब यहाँ ड्रॉइंग पावर कैसे फिक्स करनी है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ओके, अब देखिए, disbursement of entire working limit by way of cash credit gives wide flexibility to the borrower, but it creates the problem of fund management to the bank। अब देखिए, बैंक के लिए फंड मैनेजमेंट की कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एज देयर वुड बी वाइड फ्लक्चुएशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट। माना किसी कस्टमर को आपने 50 करोड़ की लिमिट दे रखी है, कभी तो उसका बैलेंस 50 करोड़ डेबिट रहेगा तो आपने पूरी यूटिलाइज कर ली, कभी उसका 3 करोड़ बैलेंस है और कभी ऐसा होगा कि उसका बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है। अब आप देखिए, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है तो ये 50 करोड़ रुपए पे ना तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है और ना बोरोवर इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर यही पैसा बैंक ने किसी दूसरे बोरोवर को दिया होता तो बैंक को इनकम होती इससे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। इसलिए बैंक हमेशा क्रेडिट डिलीवरी में क्या करता है, एक पार्ट तो देता है टर्म लोन की फॉर्म में और एक पार्ट देता है वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। पूरा पैसा हम वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में नहीं देते। अब यहाँ देखिए, माना बोरोवर को इसमें जरूरत नहीं है तो ये यहाँ से डाइवर्शन ऑफ फंड भी कर सकता है। इसमें से 50 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया हो सकता है उसने फाइनेंस करके दे दिया। यहाँ से बैंक से 8% पर लिमिट दी और इधर 12% पर इसने फाइनेंस कर दिया, तो 4% का इसने फायदा उठा लिया यहाँ से बैंक से पैसा लेके और उसको फर्दर फाइनेंस कर दिया, तो 4% का। तो ये डाइवर्शन ऑफ फंड के चांसेस हमेशा बने रहते हैं वर्किंग कैपिटल में। आगे देखेंगे, टू मीट द सिचुएशन एंड टू एंश्योर दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट इज मोर स्टेबल, द पोर्शन ऑफ सैंक्शन लिमिट इज डिस्बर्स बाई वे ऑफ लोन विच इज फिक्स कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि एक फिक्स कंपोनेंट दे दिया हमने टर्म लोन का और बचा हुआ पोर्शन दे दिया वर्किंग कैपिटल का। जनरली ये 60-40 के रेशियो में चलता है। ओके, तो टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों फॉर्म में इसको हम दे सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम केस स्टडी की, जिसकी बात कर रहे थे, ड्रॉइंग पावर कैसे फिक्स की जाती है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये एक कंपनी है या फर्म है जिसको 5 करोड़ रुपए की लिमिट सैंक्शन की गई है। स्टॉक पे मार्जिन है 25% और बुक डेट में मार्जिन है 30%। अब देखिए, जो स्टॉक स्टेटमेंट उसने दिया है वो है 4 करोड़ रुपए का, बुक डेट की जो पोजीशन दी है वो है 3 करोड़ रुपए और क्रेडिटर्स उसके हैं 1 करोड़ रुपए के। क्रेडिटर मतलब जिनसे उधार ले रखा है और डेटर्स जिनको उधार दे रखा है। ठीक है, अब उसकी ड्रॉइंग पावर कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्टॉक की पोजीशन। तो स्टॉक मेरे पास कितना है, 4 करोड़ रुपए का। अब देखिए, क्रेडिटर्स से जो उधार ले रखा है मैंने वो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये तो उधार है, पेड स्टॉक नहीं है। तो नेट मेरा स्टॉक कितना आ गया, 300 लाख का, यानी 3 करोड़ रुपए का मेरे पास स्टॉक है जो पेड स्टॉक है, जिसका पैसा मैंने पे कर दिया। अब इसमें मार्जिन डालेंगे 25%, तो कितना आ गया, 75 लाख रुपए। 3 करोड़ में से 75 लाख घटाऊंगा तो 2.25 करोड़ की ड्रॉइंग पावर यहाँ फिक्स हो गई मेरी स्टॉक के अगेंस्ट में। ये तो डीपी बन गई स्टॉक की। अब हम बनाएंगे डीपी बुक डेट के अगेंस्ट में। अब देखिए, बुक डेट मेरा कितना है, 3 करोड़ रुपए का। यहाँ देख रहे हैं हम 3 करोड़ रुपए का। इसमें मार्जिन है 30%, तो 30% कितना हो गया, 90 लाख रुपए। अभी 90 लाख रुपए जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरा ड्रॉइंग पावर कितनी आ गई, 2,10,000 रुपए। 300 माइनस 90 करूंगा तो 210 आ गया, यानी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मेरी ड्राइंग पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग पावर आई थी 2.25 करोड़ रुपए की और 210 की जो ड्राइंग पावर आ गई है उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 करोड़ 35 लाख की, 225 प्लस 210, 4 करोड़ 35 लाख की
ये ड्राइंग पावर हम फिक्स करेंगे किसके अगेंस्ट में, 5 करोड़ की लिमिट के अगेंस्ट में। लिमिट तो उसकी बेशक 5 करोड़ है, पर उसको डीपी जो मिलेगी मैक्सिमम वो मिलेगी, इसकी लिमिट तो है 5 करोड़ रुपए की, परंतु इसको डीपी कितनी मिलेगी, इसको डीपी मिलेगी 4.35 करोड़ की। इससे ज़्यादा की ड्राइंग पावर उसको उस महीने के लिए नहीं मिलेगी। अभी माना उसका स्टॉक बढ़ जाता है या बुक डेट बढ़ जाते हैं या क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं उसके, तो डीपी उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये मंथली बेसिस पे बैंक ड्राइंग पावर फिक्स करता है। और ड्राइंग पावर का पर्पज ये है, ड्राइंग पावर क्या है, मैक्सिमम वो अमाउंट जो उस महीने में बोरोवर विड्रॉ कर सकता है। ये भी वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ओके, अब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में टर्म लोन के बारे में। इफ द टर्म लोन इज टू बी डिस्बर्स इन वन गो, दैट इज फॉर परचेज ऑफ मशीन या रेडी बिल्ड हाउस के लिए, द बोरोवर इज आस्क्ड टू डिपॉजिट इन मार्जिन विद द बैंक। देखिए, माना आपने एक हाउसिंग लोन दिया या एक मशीनरी खरीदनी है बिजनेस के लिए, और इसका पूरा पेमेंट एक साथ में करना है। हाउसिंग लोन है, रेडी हाउस है, उसका पेमेंट एक साथ में करना है, तो हम क्या करेंगे, बोरोवर से कहेंगे भैया अपना मार्जिन दे दो। ये मार्जिन यहाँ से डेबिट करेंगे, लोन अकाउंट से बचा हुआ पैसा डेबिट करेंगे, और ये कंप्लीट फुल अमाउंट का डीडी बना के या उसका अकाउंट अगर आपके साथ है तो उसके अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। द बोरोवर इज आस्क्ड टू डिपॉजिट इन मार्जिन विद द बैंक, हिज लोन अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द एंटायर अमाउंट टू बी पेड टू द बायर, टू द बायर इज रेमिटेड टू हिम बाय द बैंक। जो बायर है उसने जो खरीदा है वहां से वो रेमिट हो जाएगा किसको, सेलर को। इफ द अमाउंट इज ऑलरेडी पेड टू द बायर बाय द कस्टमर, माना इसने पहले से कुछ पैसा दे दिया है उसको, जिसको हम एडवांस कहते हैं। आप समझिए इसने 20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी है और इसमें से 2 लाख रुपए इसने एडवांस दे दिया है। एडवांस प्रॉपरली अगर अकाउंटेड है, माना आपके जो सीसी अकाउंट है उसी से इसने चेक दिया है या अपने करंट अकाउंट से चेक दिया है, इसकी प्रॉपरली रिसीट ले ली, तो इसको हम मार्जिन की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। दिस पेमेंट इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, दैट इज मार्जिन। तो हम इसको मार्जिन की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर्स ब्रिंग देयर एंटायर कंट्रीब्यूशन अपफ्रंट बिफोर द बैंक स्टार्ट्स डिसबर्सिंग द कमिटमेंट। देखिए, बैंक प्रोमोटर को कहता है कि आपका जो मार्जिन है वो पूरा वन गो में ले आइए, एक ही बार में आप पूरा मार्जिन का अरेंजमेंट कीजिए। ओके, प्रोमोटर्स ब्रिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी 40 to 50% अपफ्रंट एंड बैलेंस इज ब्रॉट इन स्टेटेड। जरूरत होती है, कई जगह ऐसा होता है कि 40 से 50% भी इक्विटी बैंक मांगता है, कितना मार्जिन आपको लाना है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का लोन आप दे रहे हैं। ठीक है, प्रोमोटर्स एग्री एव इनिशियो दैट दे विल ब्रिंग द इक्विटी फंड प्रोपोर्शनेटली एज द बैंक फाइनेंस द डेट पोर्शन। प्रोमोटर एग्री एव इनिशियो दैट they will bring in equity fund proportionately as the banks finance the debt portion. बैंक शुड इंश्योर द डेट इक्विटी रेशियो DSCR आर एक्सेप्टेबल। देखिए, प्रोमोटर की इक्विटी लाने के लिए भी कई बार क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो आपका हाई है, माना डेट इक्विटी रेशियो आपका हाई है, तो बैंक का अपना बैंक की क्रेडिट पॉलिसी होती है जो आपको बताती है कि डेट इक्विटी रेशियो 4:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी किसी केस में 5:1 तक चले जाएंगे हम। अब देखिए, माना इसमें इक्विटी कम है, तो बैंक क्या कहेगी, इसको इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए कहेगी, तो इसको प्रोपोर्शनेट इक्विटी इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। प्रोमोटर एग्री एव इनिशियो दैट दे विल ब्रिंग इन इक्विटी फंड प्रोपोर्शनेटली। जैसे जैसे जरूरत होगी, जैसे जैसे बैंक शेड्यूल बनाएगा, उसके हिसाब से वो डेट पोर्शन को कम करने के लिए, यानी डेट इक्विटी रेशियो को कम करने के लिए अपना इक्विटी का पोर्शन बढ़ाएंगे। देखो, कंपनीज के केस में कई बार क्या होता है, माना कंपनी के केस में उसको इक्विटी लानी है तो उसको ROC में भी चेंज कराना होगा, तो बैंक उस केस में 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का उसको टाइम देती है। उस दौरान वो नई इक्विटी का इन्फ्यूजन करता है फर्म में, उससे क्या होगा, उसका डेट इक्विटी रेशियो जो है आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके हिसाब से विद इन द लिमिट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे केसेस भी बैंक फाइनेंस करती है। अब हम बात करते हैं आपसे लेंडिंग अंडर कंसोर्शियम, मल्टीपल बैंकिंग और तीसरा है सिंडिकेशन। देखिए, ये तीनों में बेसिकली फ़र्क क्या है ये आप क्लियरली समझ लें तो ये चैप्टर हमारा क्रेडिट डिलीवरी वाला पूरा हो जाएगा। कंसोर्शियम, मल्टीपल लेंडिंग और सिंडिकेशन। देखिए, कंसोर्शियम में क्या होता है, पहले आप नटशेल में मुझसे समझिए, 2 या 2 से ज़्यादा बैंक मिलके फाइनेंस कर रहे हैं। माना 3 बैंक हैं, A + B + C। ये तीनों बैंक ने मिलके 1000 करोड़ का फाइनेंस किया है। अभी एक बैंक है जिसने 500 करोड़ का फाइनेंस किया, माना A है। दूसरी बैंक है जिसने 200 करोड़ का फाइनेंस किया और तीसरी बैंक है जिसने 300 करोड़ का फाइनेंस किया। ये 3 बैंकों ने मिलकर फाइनेंस किया है। तो ये 500 करोड़ वाला जो बैंक है ये कंसोर्शियम लीडर बनेगा इसमें,
ठीक है। ये कंसोर्शियम लीडर क्या करेगा, इसका काम है उसका अप्रेजल करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, टर्म्स कंडीशन को फॉलो कराना, ये सब काम है कंसोर्शियम लीडर का। चार्जेज जो इस पर क्रिएट होगा वो होगा पेरी पेसू। पेरी पेसू का मतलब क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं तो आपको ये पूरा यहां से दिख जाएगा। देखिए, 2 और मोर बैंक फॉर्मली एग्री टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू बोरोवर, ठीक है। लीड बैंक डज अप्रेजल, लीड बैंक अप्रेजल करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, टर्म्स कंडीशन का कंप्लाइंस कराता है। चार्जेज जो क्रिएट होगा पैरी पेसू होगा। पैरी पेसू का मतलब क्या हो गया, जिसका जितना पोर्शन है उतना उसको चार्ज मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंसोर्शियम बिकम्स मैंडेटरी व्हेन द बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक एक्सीड्स इट्स एक्सपोजर सीलिंग। देखिए क्या होगा कि एक्सपोजर सीलिंग का मतलब क्या हो गया, माना बैंक को एक ग्रुप को 40% से ज़्यादा नहीं देना है। अभी इस केस में बैंक का एक्सपोजर सीलिंग ज़्यादा हो गया, तो ये बैंक क्या करेगा, 2 और बैंकों को इसमें कंसोर्शियम में मिला लेगा। ए बैंक है, इसका एक्सपोजर सीलिंग एक्सीड कर गया, तो बी और सी को मिला के फाइनेंस कर देगा, तो बोरोवर को फाइनेंस भी मिल जाएगा। और ये जो व्यवस्था है ये कंसोर्शियम कहलाएगी। कंसोर्शियम में लीड बैंक हमेशा लीड करता है, वही अप्रेजल करता है, वही डॉक्यूमेंटेशन करता है, वही टर्म्स कंडीशन इसकी फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी है वो किसी एक बैंक के पास रहेगी, लीडर बैंक के पास भी हो सकती है, अदर देन लीडर के पास भी हो सकती है। चार्जेज जो क्रिएट होंगे वो सभी बैंकों का चार्ज आएगा, और ऐसे चार्ज को पारी पासू चार्ज कहते हैं, यानी प्रोपोर्शनेट चार्ज आएगा। माना आपका 20% स्टेक है तो आपको 20% पैसा मिलेगा अगर डिफॉल्ट का केस होता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंसोर्शियम फाइनेंस। इसके अपोजिट है मल्टीपल फाइनेंस। मल्टीपल फाइनेंस में भी एक से ज़्यादा बैंक फाइनेंस करते हैं। देखिए यहाँ ए प्लस बी ने फाइनेंस किया, परंतु एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंस करते हैं। परंतु इनको क्या करना है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इनको देनी होती है एक दूसरे को, कि हमारा अकाउंट कैसा चल रहा है और आपका अकाउंट कैसा चल रहा है। ये कहलाती है मल्टीपल लेंडिंग, यानी अलग अलग बैंकों से लेंडिंग ली पर वो इंडिपेंडेंट लेंडिंग है, एक दूसरे से उसका कनेक्शन नहीं है। जबकि कंसोर्शियम में क्या होता है, कंसोर्शियम में सारा काम जो लीड बैंक है वो करता है, और सारा लीड बैंक की डॉक्यूमेंटेशन करता है, डॉक्यूमेंटेशन भी सिंगल होगा। या मल्टीपल लेंडिंग में क्या होगा, अलग अलग बैंक अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और तीसरी पोजीशन आती है हमारी सिंडिकेशन। सिंडिकेशन बिल्कुल अलग है। सिंडिकेशन में क्या होता है, देखिए एक बैंक है ए, अब एक पार्टी है एबीसी एंड कंपनी, इसने काम दिया ए को कि हमको 1000 करोड़ का फाइनेंस चाहिए ए बैंक को। ए बैंक समझो एचडीएफसी है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एचडीएफसी को कहा कि हमको 1000 करोड़ का फाइनेंस चाहिए, एचडीएफसी नहीं कर रहा है उसको। अब ये माना एसबीआई के पास जाता है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाता है, ये कैनरा बैंक के पास में जाता है, ये इंडियन बैंक के पास में जाता है, ऐसे बहुत सारी बैंकों में ये प्रपोजल लेके जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें से माना समझो ये कैनरा बैंक है या इंडियन बैंक है, ये दोनों एग्री हो गए, तो इन दोनों ने मिलके इनको फाइनेंस कर दिया, ठीक है। अब सिंडिकेशन में क्या होता है, सिंडिकेशन में जो ए है एचडीएफसी बैंक है, उसका काम है सिंडिकेट करना, यानी कि उसका काम है फंड्स अरेंज करना। उसका कोई रोल नहीं है क्रेडिट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंडिकेटर क्रेडिट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका काम है बैंकों को अप्रोच करना, उनकी टर्म्स कंडीशन तय करना और उनसे फाइनेंस दिलाना। तो ये जो फर्म है एबीसी एंड कंपनी, इसको ये 2 बैंकों से जिन्होंने एग्री किया वहाँ से फाइनेंस मिल जाएगा। अब सिंडिकेटर को क्या मिला, लोन सिंडिकेटर जिसने किया एचडीएफसी ने, एचडीएफसी को मिलेगा इसमें कमीशन, ओके। तो जो देखिए 2 और मोर बैंक प्रोवाइड फाइनेंस to a single borrower which is arranged by another bank for the borrower. Arranger bank is mandated by the borrower to arrange finance. It does not participate in the financing. ये फाइनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इफ इट चार्जेज फीस फॉर द लाइजनिंग वर्क, जो लाइजनिंग कर रही है बैंकों के साथ उसके लिए फीस लेती है। तो बैंकों को सिंडिकेशन से भी काफ़ी इनकम होती है। जो बड़ी बैंकें हैं जिनके पास एक्सपर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सिंडिकेशन का काम भी करते हैं। इट अप्रोचेज बैंक फॉर फाइनेंस एंड फाइनलाइज टर्म कंडीशन। तो टर्म्स कंडीशन इन्होंने फाइनल कर दी, एबीसी एंड कंपनी को यहाँ से फंड्स मिल गया, माना इंडियन बैंक से और कैनरा बैंक से फंड मिल गया। और एचडीएफसी ने क्या किया, सिंडिकेशन का काम किया। तो एचडीएफसी का इसमें रोल है, सिर्फ एज ए एजेंट वो काम कर रहे हैं। जो मीडिएटर्स काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, वो काम अभी एचडीएफसी कर रहा है। तो एचडीएफसी कर रहा है तो ये लोन सिंडिकेशन कहलाएगा। इसके लिए जो पार्टी है एबीसी एंड कंपनी, उसने ऑथराइज किया हुआ है एचडीएफसी को कि आप हमारे लिए फंड्स अरेंज करके दीजिए। तो 3 तरह की फाइनेंसिंग मैंने आपको यहाँ पे चर्चा की है। पहला है कंसोर्शियम,
दूसरा है मल्टीपल लेंडिंग और तीसरा है सिंडिकेशन। इन ऑल अरेंजमेंट्स मेंशनड अबव, ऊपर जो भी अरेंजमेंट मेंशन किए गए हैं, बैंक टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए और सीएस और सीडब्ल्यूए, सीए सीएस से या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से बैंक को सर्टिफिकेट लेना होता है। दैट द बोरोइंग कंपनीज कंप्लाइंग विद ऑल स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी, रेगुलेटरी कौन, आरबीआई का रेगुलेशन होता है, और स्टेचुरी मतलब लीगल लॉ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उनको ये जो कंसोर्शियम है या जो कंपनी है वो उनको फुलफिल कर रही है। ये सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये इसको सर्टिफिकेट देगा। तो ये सर्टिफिकेट बैंकों को लेना मैंडेटरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा मॉड्यूल डी का यूनिट 30 कवर होता है। देखिए हमने 30 में क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने कवर किया है कि जब बैंक लोन देती है तो उसको क्या क्या सेफ्टी देखनी होती है अपने बैंक के लिए। तो सबसे पहले बैंक डॉक्यूमेंटेशन करती है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है हमने ये बताया। फिर थर्ड पार्टी गारंटी कहाँ लेनी है, कंपनी के केस हमने डिस्कस किया कि थर्ड पार्टी गारंटी किस किस केस में लेना है। कमीशन पेमेंट नहीं करना है, आरबीआई ने बोल रखा है अगर डायरेक्टर्स की गारंटी ले रहे हैं तो कोई कमीशन नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, कुछ पे नहीं करना है उनको। फिर हमने चार्जेज पे बात की, किस सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज लगता है। हालांकि ये चार्जेज वाला पोर्शन जेआईबी में भी कवर किया जा चुका है। फिर हम डिसबर्समेंट ऑफ लोन की हमने बात की है, जहाँ वर्किंग कैपिटल की बात की है, कैसे ड्राइंग पावर फिक्स होती है उस पर हमने केस स्टडी की है। और इसके बाद हमने टर्म लोन का देखा है, और टर्म लोन में भी 3 चीज़ें देखी हैं कि कंसोर्शियम, मल्टीपल लेंडिंग और सिंडिकेशन में क्या फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा यूनिट 30 मॉड्यूल डी का यूनिट 30 कवर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।